हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। दिस इज़ निकिता तिवारी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका केंद्रीय विद्यालय का जो भी इंटरव्यू था मेरा उसके बारे में। इंटरव्यू में जो भी ईच एंड एवरी डिटेल्स थी, कैसे एंट्री की गई थी और फिर क्या क्या हुआ, क्या क्वेश्चंस पूछे गए और एग्जिट तक का जो भी मेरा सफ़र था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। और आपका जो भी डर है इंटरव्यू को लेकर वो सारा क्लियर हो जाएगा। वैसे तो जब मेरा इंटरव्यू था तब मुझे खुद बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन जब वो चीज़ हम फेस कर लेते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत ईजी लगने लगती है। सेम वैसे ही मेरे साथ था कि मुझे पहले बहुत डर लग रहा था, लेकिन इंटरव्यू होने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, सब कुछ बहुत आसान था और बहुत अच्छे से निकल गया है। तो वही चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू। देखिए, तो सबसे पहले जो एंट्री थी हमारी वो 7:30-8 बजे तक के आसपास हमारी एंट्री करवा ली गई थी। एंट्री करवाने के बाद थोड़ा देर तक आपको बाहर चेयर्स लगी हुई थी, वहाँ बैठना था। उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होनी थी। स्क्रीनिंग इन द सेंस कि आपका रोल नंबर और किस दिन आपका एग्ज़ाम था वो डिटेल्स उन्होंने मांगी थी और उससे सर्च करके आपको बताया था कि आपको कौन से पैनल में जाके आपका इंटरव्यू होगा। पैनल 1, पैनल 2, जो आपका जो लिस्ट आई थी हमारी उसमें भी हमें बता दिया गया था कि इस पैनल में आपका इंटरव्यू है और वहाँ पर भी ये कन्फर्म कर रहे थे और फिर आपको उसके अकॉर्डिंग रूम दे दिए गए थे और उस रूम में जाके आपको वेट करना था। फिर हम लोगों ने पहले तो अपना स्क्रीनिंग करवाया, अपना रोल नंबर बता के सब कुछ करवाने के बाद हम लोग गए थे आपका नेक्स्ट रूम में बैठे थोड़ी देर। वहाँ पे हमारा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था। डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये सही, मतलब जो कैंडिडेट है उसी का है और जो भी डिटेल है, नाम, आपका वो आधार कार्ड और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th 12th सबका जो डिटेल्स था वो वहाँ पे चेक किया गया था उसके अंदर। उसके बाद जब जैसे जैसे आप जाके अपना चेक करवाए थे डॉक्यूमेंट्स, मतलब ऐसा नहीं था कि आपका रोल नंबर पहले है तो आपको पहले बुलाया जाएगा या दूसरी बार बुलाया जाएगा। आपने जैसे एंट्री कर दी रूम में और जिस सीक्वेंस में आप जा रहे हो उन सर के पास जिनको चेक करना है तो आप उनके पास जाइएगा और वो आपका सारा जो है चेक करते रहेंगे डॉक्यूमेंट्स। जैसे मेरा था, मैं लगभग 5वें या 6ठे नंबर तक मैं चली गई थी सर के पास और अपना डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको प्रॉपर दिखा दिया था। उन्होंने एक फॉर्म भी दिया था, वो हमें वहाँ फिल करना था। डिटेल्स और जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके बारे में भी एक मतलब एक और स्लिप कोई फिल करनी थी, उसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कि हम ये बाद में आपको दे देंगे ऐसे करके। जैसे काफ़ी सारे बच्चों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो वहाँ पे उनसे वो लिखवा लिया गया था कि जब भी हमारा फाइनल ज्वाइनिंग होगा तब तक हम वो डॉक्यूमेंट्स अपना लेके आ जाएंगे, ऐसा था। फिर वो सब करने के बाद जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके तुरंत बाद आपको बुला लेते हैं। जैसे मुझे लगा था कि थोड़ा 5-10-15 मिनट का रिलैक्स दे देंगे ताकि मैं थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाऊँ, लेकिन नहीं। जैसे ही मेरा डॉक्यूमेंट चेक हुआ मैं बैठी और जो मेरी फाइल है वो दूसरे रूम में जहाँ पे इंटरव्यूअर्स बैठे थे वहाँ पे ले जाने के लिए एकदम रेडी हो गए। सबसे अच्छा तो ये था कि मैंने उस दिन साड़ी पहनी थी और क्योंकि मैं 2 साल से बिहार में पढ़ा भी रही थी तो मुझे लगा कि साड़ी पहन लेना चाहिए, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा वहाँ पे। और मैं क्योंकि काफ़ी टाइम से पढ़ा भी रही हूँ तो मेरे को जो साड़ी है पहनने का हैबिट हो जाना चाहिए, इसलिए फिर मैंने साड़ी वेयर किया। अब साड़ी में क्या था कि उसमें जो साड़ी नीचे से ज़्यादा ही लसरा रही थी, उसको कैसे भी करके टैकल किया और मतलब साड़ी में ना चलने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, बट कैसे भी मैनेज करके, क्योंकि सर आगे मेरी फाइल लेके जा रहे थे और मैं पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रही थी क्योंकि साड़ी में आपका ठीक से चलना बन नहीं रहा था, तो कैसे ही पकड़ के मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी। उसके बाद जैसे ही वहाँ पे गए तो एक कैंडिडेट ऑलरेडी रूम में गया हुआ था जिसका इंटरव्यू चल रहा था। मैं वहाँ खड़ी हुई और जैसे मेरे को लगभग 2 मिनट हुए होंगे, मैं अपने आप को सेट ही कर रही थी कि साड़ी एकदम इधर से परफेक्ट होनी चाहिए, कोट वोट पहन के। तो मेरा नंबर आ गया। तो देखिए, आप जब भी जाएंगे रूम में तो आपको अपनी फ़ाइल जो है वो लेके जानी है प्रॉपर। एक हाथ में आप अपनी फ़ाइल ले लेना और जो भी इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें आप लेके जाना चाहते हो, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाना है उससे रिलेटेड आपके पास कोई TLM है तो आप वो TLM भी लेके जा सकते हैं वहाँ पे। हमारे रूम में तो ले जाने दिया गया था, मैं तो अपना पपेट लेके गई थी। वो वैसे यूज़ नहीं था उसका किसी भी तरीके से मेरे TLM में, लेकिन मैं दिखाने के लेके गई थी कि हाँ मेरे को ये बनाना आता है और मैं इससे पढ़ाती हूँ अपनी क्लास में, क्योंकि मैं बिहार में पढ़ाती भी थी उससे। फिर जैसे ही वो बच्चा निकला जो मेरे से पहले गया था, उसके बाद मेरी एंट्री हुई तो हमने बोला ये गुड मॉर्निंग सर, और लगभग मेरा जो है 10:30-11 बजे के आसपास मेरा इंटरव्यू हो गया था और एकदम फ्रेश थे सब लोग। तो फ्रेश थे, जितना ज़्यादा फ्रेश रहेंगे टीचर्स उतने ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो एंट्री हो गई, हम जाके उन्होंने बोला कि निकिता आप बैठ जाइए। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप अपने बारे में मुझे बताइए। तो वही मैंने जो है स्टार्टिंग से जो लैंग्वेज है वो दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके रखा था, हिंदी इंग्लिश। मैंने अपना बताया कि मैं निकिता तिवारी हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, सब डिटेल बताई। उसके बाद मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा फिल हुआ भी नहीं था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था कि उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि आप
की जो भी हॉबीज़ हैं वो उनके बारे में पूछा था। फिर पूछा कि आप बिहार में ऑलरेडी टीचर हैं तो वहाँ आप कैसे पढ़ाती हैं। तो वही मैंने बताया कि जैसे यहाँ पे मैंने डाइट राजेंद्र नगर से किया, तो जैसा वहाँ पे सिखाया गया था कि आपको बच्चों को जाके पढ़ाना है, वैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग चाइल्ड सेंटर पेडागोजी का यूज़ करते हुए हम गेम्स करवाते हैं, पपेट्री, इन सब के थ्रू मैं बच्चों को वहाँ पढ़ाती हूँ। और क्योंकि वहाँ के बच्चों ने वो सारी चीज़ें देखी नहीं है तो उनको और ज़्यादा मज़ा आता है मेरी क्लास में इंगेज होने में। इसका आंसर मैंने ऐसे दिया था। फिर नेक्स्ट उन्होंने पूछा था कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है बिहार का और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस है। तो मैंने बताया उनको कि जैसे दिल्ली में अगर हम देखते हैं तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन बिहार में वो सारी चीज़ें इतनी अभी डेवलप नहीं हुई हैं। इसका एक रीज़न ये है कि वहाँ पे रिसोर्सेज भी नहीं है इतने। जैसे मेरा खुद का जो स्कूल था वो 2 रूम का स्कूल था, उसमें आप एक रूम में वैसे ही किचन के रूप में दे दिया गया था एक रूम, तो एक रूम में सारी क्लासेस को मिलकर पढ़ाने के लिए टीचर के पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि मेरी क्लास में क्या 1, 2, 3, 4, 5 सब बच्चे एक साथ बैठते थे, तो उनको आपको उनके अकॉर्डिंग काम लेना है। तो वो ना व्यवस्था उस तरीके की नहीं है कि टीचर्स चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। वो तो मेरे से जितना हो सका था मैंने वहाँ पे। अब यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है तो मैं ईयरबड में बोलती हूँ ताकि आपको अच्छे से मेरी आवाज़ सुनाई देगी। फिर वहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बिहार में इतने टाइम से रह रही हैं तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बिहार जो वैसे भी बहुत मतलब सुनने में आता है वहाँ की न्यूज़, क्राइम रेट ज़्यादा है इधर। तो मैंने बताया वहाँ पे कि मुझे ऐसी कोई भी डिफ़िकल्टी वहाँ पे फेस करने को नहीं मिली, क्योंकि मेरे जो स्कूल के टीचर्स थे वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे और मुझे ऐसा मतलब स्कूल की तरफ से मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी चीज़ को मैनेज करने में। यहाँ पे कि अगर मुझे घर से भी रिलेटेड मतलब टीचर्स भी कुछ बना के लेके आते थे मेरे लिए कि क्योंकि मैं अकेले रहती थी, तो वहाँ पे बहुत कोऑपरेट करते थे मेरे टीचर्स भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था उनका कि जैसे मेरे जो पैनल था उसमें 5 टीचर्स थे, जिसमें एक फ़ीमेल टीचर थी और 4 मेल टीचर्स थे। तो जो फीमेल टीचर थी वो तो जितने टाइम थी वहाँ पे वो स्माइलिंग फेस के साथ ही थी और उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि आपकी क्लास में जो 2 का सिंबल है 2, जैसे 1 2 लिखते हैं वैसे 2 आप कैसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैंने बोला कि सबसे पहले तो आपको जो है बेसिक लाइंस आप बच्चों को पहले बता देंगे ताकि वो लिखना सीख सकें। और फिर मैंने बोला था कि हम कोई भी चीज़ बच्चों को डायरेक्ट नहीं दे देंगे कि ये 2 है, हम बोलेंगे कि एप्पल के थ्रू, जैसे ये 1 एप्पल ये 2nd एप्पल, जब दोनों एप्पल मिल जाएंगे तो ये 2 एप्पल हो जाता है और इसको हम इस सिंबल में दिखाते हैं। मतलब आप उसको एक जो फिगर है उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं फ्लोर पे, ऐसे करके मैंने उस टाइम पे आंसर दिया था। एग्जैक्ट आंसर याद भी नहीं है अभी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे कि मॉर्निंग असेंबली है उसका क्या रोल है स्कूल के लिए। तो और उन्होंने बोला कि आप बताइए लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश में क्योंकि आपको पढ़ाना है तो फिर आप इंग्लिश में बताइए। तो इंग्लिश में मैंने बोला था उनको कि जो आपका लैंग्वेज जो मॉर्निंग असेंबली है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे के मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि बच्चा जो है घर से काफ़ी सारे स्ट्रेस के साथ स्कूल में आ रहा होता है और जब भी हमें उसको स्ट्रेस से रिलैक्स करना है तो हम कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी स्कूल में करवाएंगे जिससे वो अपने घर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करके स्कूल के एनवायरनमेंट में आ जाए। तो मॉर्निंग असेंबली, मॉर्निंग में जो भी 1 घंटा आप प्रार्थना करवाते हैं बच्चे को, वो इस चीज़ में उसको हेल्प करती है ताकि उसका जो कंसंट्रेशन है वो घर को छोड़कर स्कूल के माहौल में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। ये क्वेश्चन था। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या पढ़ाने वाली हैं आज। तो मैंने बोला सर मैं आज EVS पढ़ाऊँगी। उन्होंने मुझसे खुद से ही पूछ लिया, उन्होंने खुद से मुझे कोई टॉपिक नहीं दिया था और मैंने भी आपको बताऊँ बहुत अच्छा टॉपिक लिया था, ऐसा टॉपिक लिया था जो कि हर लैंग्वेज में चला जाए। अगर वो मुझे बोलते हिंदी पढ़ा दो तो हिंदी, इंग्लिश पढ़ा दो तो इंग्लिश में भी, और EVS पढ़ा दो तो EVS, तीनों में चैप्टर जाता जो कि था वाटर। और वाटर पे मैंने एक पोएम भी आपको यूट्यूब पे भी दिखा रखा है कि मैंने कैसे क्लास में बच्चों को पढ़ाया था ये। तो वही वाली पोएम थी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों खूब खर्चते थे पानी, एक दिन जो ना आया पानी, याद आ गई उनको नानी। ये वाली पोएम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शेयर की हुई है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे हाव भाव के साथ मैंने वहाँ पे इसको उनको पढ़ाया था, पूरा इंट्रोड्यूस करके कि आप मतलब मॉर्निंग में क्या क्या चीज़ें करके आए हैं, ब्रश करके आए हैं, वाटर से रिलेटेड क्या चीज़ें करके आए हैं, या आपकी बॉटल में क्या है, ऐसे इंट्रोड्यूस कराना था आपको। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो क्या आपको पता है व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ऐसे करके पूरा ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हुए मैंने किया था। उसके बाद उन्होंने मुझे बिठा दिया और वो लोग भी आंसर कर रहे थे पीछे पीछे कि जैसे मैं पोएम बोल रही थी तो वो टीचर्स भी पीछे पीछे पोएम बोल रहे थे। और मतलब जो टीचर्स हैं वो भी आपको ऐसा नहीं डराने वाले नहीं थे, वो पूरा कोऑपरेट कर रहे थे आपके साथ वहाँ पे। फिर और भी क्वेश्चन थे कि बिहार में आपको कितनी सैलरी मिलती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि बिहार में मुझे 20,424 के आसपास सैलरी मिलती थी, क्योंकि वो मतलब वहाँ पे ना ये जो टीचर्स थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा वहाँ पे नहीं दिया गया था। तो और ये लगभग 2 साल तक आपकी सैलरी इतनी रहनी थी, उसके बाद आपके लगभग 35 या
50,000 के आसपास आपको सैलरी मिलती। तो मैंने उनको बताया कि सर मुझे इतनी मिलती है। तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत कम मिलती है, तो आप इसमें कैसे मैनेज करते हैं वहाँ पे। मैंने बोला कि सर अब जितनी वहाँ पे दी जाएगी मैं उतनी ले सकती हूँ, और मुझे था कि मुझे टीचर बनना है, और टीचर के लिए आपको जहाँ पे पढ़ाने का ऑप्शन मिलता है आप वहाँ पे जाके पढ़ाएंगे, और इसलिए मैंने वहाँ पे जाके जॉब की और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो उन्होंने बोला कि हम काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं आपके इस इनिशिएटिव को कि आप इतनी कम सैलरी में भी वहाँ पे जॉब कर रही थी, ये बताया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने अपने जो परफॉर्मा है, जो आपका बायोडाटा है, उसमें आपने लिखा है कि आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है। तो मैंने बोला ये सर मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है, और मैं मधुबनी और सिक्की पेंटिंग्स भी करती हूँ, और मैं जैसे कि यूट्यूब पे मैंने आपको दिखाया हुआ अपनी सिक्की पेंटिंग्स, तो मैं वहाँ पे उसका डेमो भी लेके गई थी छोटा छोटा। तो मैंने उनको दिखाया कि सर ये जो पेंटिंग है मैंने करी है, और मधुबनी पेंटिंग का भी लेके गई थी, दोनों पेंटिंग्स का एक एक सेट लेके गई थी। तो उन्होंने उसके लिए भी काफ़ी अप्रिशिएट किया था मुझे। उसके बाद मैंने लिखा था कि मेरा आपको ना जब आपका बायोडाटा होता है उसमें आपको लिखना होता है कि आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स है। तो मैंने लगभग 15-16 के आसपास अपनी अचीवमेंट्स लिखी थी, जिसमें मैंने एक अचीवमेंट लिखा था कि मैंने अपना 6th 7th 8th क्लास में लगभग 100% अटेंडेंस जो है गेन किया, उसका सर्टिफिकेट मुझे मिला है। तो सर ने पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है। तो मैंने उनको बताया कि सर स्टार्टिंग में, और ये रियल भी है कि स्टार्टिंग में क्या था कि लगभग 5th क्लास तक मुझे कोई प्राइज़ नहीं मिलते थे। जब मैं 6th क्लास में दूसरे स्कूल में गई तो वहाँ पे था कि एक प्राइज़ आपको मिल सकता है आप जब सेक्शन में फर्स्ट आते हैं, और एक प्राइज़ जैसे ये 100% जो है अटेंडेंस ले आओ तो आपको मिल जाएगा। तो मैं क्लास में तो फर्स्ट आती थी, जैसे 6th क्लास में मैं 3rd आई थी, और 7th क्लास में फर्स्ट, 7th लेकर मैं 12th क्लास तक बस फर्स्ट आई हूँ अपनी क्लास में, और 11th 12th में मैं सेक्शन में भी फर्स्ट आई थी। तो अब स्टार्टिंग में मेरा था कि मुझे भी प्राइज़ मिलना चाहिए, क्योंकि सब बच्चों को एक रहता है कि हाँ स्टेज पे जाएंगे हम। तो मैंने सोचा कि अब सेक्शन में तो फर्स्ट नहीं आ रही हूँ, तो क्या करते हैं हम 100% जो है अपना अटेंडेंस कर लेते हैं। तो मैंने अपना 100% अटेंडेंस किया था, लगभग 3-4 साल मैंने लगातार 100% अटेंडेंस का अवार्ड लिया था। मैंने उनको सिंपल ही आंसर दे दिया। उसके बाद भी काफ़ी क्वेश्चन थे कि आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी सारे टीचर्स परेशान करते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ट्रांसफ़र के लिए आपको दिक्कत होगी, आपकी फैमिली बर्डन आपको बोलेगी कि आपको नहीं करना है ये जॉब। तो फिर मैंने बोला कि सर स्टार्टिंग से ही मेरा रहा है कि मुझे इंडिया को एक्सप्लोर करने का बहुत मन था, और KVS जो है ये अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि वो मुझे खुद एक से दूसरी जगह जो है ट्रांसफ़र करते रहेंगे। तो कुछ टाइम पे मैं हर एरिया का जो कल्चर है वो देख लूँगी। तो ये एक तरीके से मेरा खुद का क्या कहते हैं ना स्वार्थ होता है कि मुझे ये चीज़ आपके थ्रू जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो मैं क्यों नहीं जाऊँगी, मैं ज़रूर जाऊँगी, और मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। ये था। फिर और भी क्वेश्चन थे, अभी तो देखो याद भी नहीं आ रहा है। एक तो हाँ, एक था कि बच्चा जो है उल्टा लिखता है वर्ड्स को, जैसे अ को उल्टा लिखता है, क को उल्टा लिखता है, तो फिर आप उसको कैसे बताओगे। तो उस टाइम पे मेरा इंस्टेंट दिमाग में आया कि सर बच्चा अगर कोई भी वर्ड उल्टा लिख रहा है तो मैं उसको उल्टा लिख के दूंगी ताकि वो सीधा लिखे। मैं अगर किसी भी चीज़ को टू को ऐसे लिख रही हूँ और बच्चा टू को उल्टा लिख रहा है तो मैं उसको उल्टा लिख के दूंगी ताकि वो उसको देख के सीधा लिखे। इसके अलावा मैं फ्लोर पे बच्चे को ड्राइंग करवा सकती हूँ उस चीज़ का, डेली लाइफ में उस चीज़ को यूज़ करवा के उसको दिखा सकती हूँ, तो उसको हैबिट हो जाएगी, तो उसे वो रोज़ यूज़ करना पड़ेगा। देखिए ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है मेरा, लेकिन ईच एंड एवरी डिटेल्स मैं आपको दे रही हूँ, और इससे अच्छा कोई आपको इंटरव्यू के बारे में नहीं बताएगा एक एक चीज़ को, तो इसको एंड तक देखिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट था, उन्होंने बोला कि ओके निकिता अब आपका इंटरव्यू हो गया बेटा, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया आपने, और सब जो टीचर्स थे वो स्माइल कर रहे थे, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मेरा इंटरव्यू जो है काफ़ी अच्छा गया है। इसके अलावा एक दो और क्वेश्चन थे वो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, इसलिए बता नहीं पा रही हूँ। फिर उन्होंने बोला कि ओके आपका इंटरव्यू हो गया, अब आप जा सकती हैं, और फिर मैंने लगा कि बस इतना सा क्वेश्चन था। फिर मैं खड़ी हुई, फिर मैं ना जैसे एग्जिट कर ही रही थी, और मैंने उनको फिर दिखाई कि सर मैंने ये पपेट्स भी बनाए हैं, मैं इससे भी पढ़ाती हूँ, तो वो भी उन्होंने देखा, उनको वो देख के भी वो खुश हुए थे। और फिर मैं जब जाने लगी तो मुझे याद है कि मैंने ब्लैक बोर्ड को जो है रब नहीं किया, तो मैंने बोला सर मैं आई रब दे, तो उन्होंने बोला कि ओके आप कर दो रब। फिर मैंने जाके ब्लैक बोर्ड को रब किया। तो ये भी एक इंप्रेशन रहता है कि जब भी आप अपना पूरा क्लास कंप्लीट कर लें तो आप अपना जो भी काम आपने किया है ब्लैक बोर्ड पे वो सब रब कर देना, दूसरे के लिए नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं जब गई थी तो कोई और अपना मतलब उसने यूज़ किया हुआ था ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड को, और मुझे पहले जाके वो रब करना पड़ा था, इसलिए ये एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाता है आपका। फिर यही थे कुछ क्वेश्चंस जो उन्होंने पूछे थे, और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। टीचर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे, और जो एक डर रहता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं वैसा नहीं था। मेरा जो भी बायोडाटा मैंने दिया था, मैंने बायोडाटा में दिखाया था कि मैं बिहार में पढ़ाती हूँ बच्चों को, लगभग मेरे को एक 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है वहाँ पे बिहार में पढ़ाते हुए। फिर मैंने दिखाया था कि मैंने 9th क्लास में गांधी स्मृति में अवार्ड लिया था, 11th-12th क्लास में मैंने कव्वाली में पार्टिसिपेट किया था, फिर मेरा 100% अटेंडेंस अवार्ड भी मिला है मुझे। मैंने डाइट में अपना जो मैंने आपको एक ट्रॉफ़ी भी दिखाई थी, वो भी मैंने वहाँ पे जो है क्या कहते हैं देशभक्ति गीत होता है
वो भी गाया है, तो उस पर मुझे 3rd प्राइज़ मिला था। वो जितना भी प्राइज़ मैंने गेन किया था, जो मैंने बिहार मेले में जो आपको दिखाया था, मैंने TLM में पार्ट लिया था, तो उसमें मैंने विन किया था, बेस्ट 10 टीचर्स में मेरा सिलेक्शन हुआ था। वो भी सब ईच एंड एवरी डिटेल्स मैंने बताई थी। मैंने ये भी बताया था कि मेरा यूट्यूब पे चैनल है, मेरे लगभग 20,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था कि आप क्या करती है, उस पर क्या बताती है आप। तो मैंने बताया कि मैं जो भी स्टूडेंट्स हैं कैसे DLED में एडमिशन लेना है और कैसे आपको जाके बच्चों को पढ़ाना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। तो इस पर भी टीचर्स ने कहा था तो ऐसे तो आप क्लास में कैमरा खोल के हमेशा बैठी रहेंगी। तो बाकी टीचर्स ने बोला कि मतलब इसका आंसर मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बाकी टीचर्स ने बोला कि तो अच्छा तो है, इससे जो है बच्चों को, बाकी लोगों को भी मोटिवेट किया जाएगा कि वो क्लास में कैसे कैसे पढ़ा रही है वो सबको बताती रहेगी। तो ये था कि टीचर्स ने खुद ही इसका आंसर दे दिया था। तो ये रियल भी है, मैं बताती रहती हूँ आप लोगों को कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। और जो भी चीज़ें मैं अपने बायोडाटा में देंगे, जैसे मैंने CCC भी कर रखा है, कंप्यूटर का एक कोर्स होता है जिसमें आप मतलब ये कोर्स ऐसा था कि बस जाके आपको एग्जाम देना था और आपको पास हो जाना चाहिए, तो आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आ जाता है। तो वो भी किया था मैंने, लेकिन मैंने वो मेंशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने ये मेंशन किया, इससे कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछा और मैं नहीं दे पाई, तो इसलिए आपको अपना बायोडाटा में वही चीज़ें देनी है जिसके ऊपर आपकी कमांड हो। मैंने अपना वर्कशॉप भी कर रखी थी बिहार में काफ़ी सारी, FLN की, मैंने उसके बारे में भी बताया था। मैंने अपनी तरफ से अपना 100% सब कुछ दे दिया था अपने बायोडाटा में, और मेरे बायोडाटा के अलावा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। मेरे से ग्रेजुएशन का पूछा गया था कि आपके ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे, मैंने ग्रेजुएशन शो किया था तो मुझसे पूछेंगे वो। मैंने ग्रेजुएशन शो नहीं किया था तो मुझसे DLED के क्वेश्चन पूछे जाते। तो जो भी आप अपने बायोडाटा में शो करेंगे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। पूरा मैंने ईच एंड एवरी डिटेल आपको बता दी है, कैसा इंटरव्यू था मेरा। इसको 2K की स्पीड में लगा के सुन लेना तो जल्दी सुन लोगे अच्छे से। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। मैं आपको फोटोज़ भी दिखाऊंगी कि मैं कैसी लगी थी इंटरव्यू वाले दिन। ओके, थैंक यू।